पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का अध्ययन करेंगे। ये तकनीक अत्यधिक संवेदनशील है क्योंकि ये आइसोलेटेड फोकसिंग जिसके द्वारा हम प्रोटीन्स का पृथक्करण उनके समविद्युत बिंदु के आधार पर करते हैं और वो समविद्युत बिंदु उन पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है, तो उसके आधार पर पृथक्करण और फिर उनका दूसरे आयाम में हम उन प्रोटीन का उनके अणुभार के आधार पर SGS पेज के द्वारा पृथक्करण करते हैं। तो इन दोनों तकनीकों को मिलाकर 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस बनी है, जो कि बहुत ही संवेदनशील विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसके द्वारा प्रोटीन का पृथक्करण कर सकते हैं। प्रथम आयाम में हम संविद्युत आइसोलेटेड फोकसिंग करते हैं। इसके लिए हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स पतली ट्यूब्स में बनाते हैं। इन ट्यूब्स का आंतरिक डायमीटर 1 to 2 मिलीमीटर होता है। ये जेल जो है हम एल्फोलाइट्स, 8 मोलर यूरिया और नॉन आयनिक डिटर्जेंट की उपस्थिति में बनाते हैं। तो इस जेल में हम विकृत प्रोटीन्स को पृथक करते हैं उनके समविद्युत बिंदु के आधार पे। फिर जेल को हम ट्यूब से निकालते हैं, हल्का सा प्रेशर एक सिरे पे लगाकर और फिर उस जेल को हम इंक्यूबेट करते हैं 15 मिनट के लिए ऐसे बफर में जिसमें SGS उपस्थित हो। SGS प्रोटीन से बंधन कर लेता है जिसके कारण प्रोटीन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। फिर इस आइसोलेटेड फोकसिंग जेल को हम SGS पेज की स्टैकिंग जेल के ऊपर क्षैतिज रूप में रखते हैं और एग्रोस उसके ऊपर मोल्टेन एग्रोस पिघला हुआ एग्रोस डाल देते हैं जिससे वो उस जगह जुड़ जाए। जब वो एक बार एग्रोस सेट हो जाती है तब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टार्ट कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं। तो SGS बंधित प्रोटीन जो आइसोलेटेड फोकसिंग जेल में उपस्थित थी वो वहाँ से निकलकर स्टैकिंग जेल में आ जाती है और शार्प बैंड के रूप में कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। उसके पश्चात वो सेपरेटिंग जेल में जाती है और वहाँ अपने अणुभार के आधार पर पृथक हो जाती हैं। इस विधि के द्वारा हम 1000 से 2000 प्रोटीन्स जो कि एक कोशा या ऊतक के निष्कर्षण से प्राप्त हुई हैं उनको पृथक कर सकते हैं। यदि हम बहुत बड़ी जेल का उपयोग करें तो 5000 से 10,000 प्रोटीन्स तक का पृथक्करण और अध्ययन इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा हम एक कोशा के द्वारा कितनी प्रोटीन्स बन रही हैं, पूर्ण प्रोटीन्स जो बन रही हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके कारण इस तकनीक की सहायता से एक शब्द का बना है प्रोटियोम। तो किसी भी जीव के द्वारा उसके जीनोम के द्वारा जो प्रोटीन्स अभिव्यक्त हो रही है दी गई परिस्थितियों में उनसे जो अभिव्यक्त प्रोटीन का अध्ययन को हम प्रोटियोम कहते हैं और उसका अध्ययन हम 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा कर सकते हैं। DNA सीक्वेंस जब हम किसी भी DNA का DNA क्रमण करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी प्रोटीन्स वो बना सकता है, पर ये नहीं बताता है वो जीनोम कि वो प्रोटीन्स कब एक्सप्रेस होंगी और यदि वो अभिव्यक्त हो भी रही है तो उनमें क्या पोस्ट ट्रांसलेशनल रूपांतरण हो रहा है, जैसे कि फॉस्फोराइलेशन या ग्लाइकोसाइलेशन इत्यादि हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। इस तकनीक के द्वारा किन परिस्थितियों में वो अभिव्यक्त हो रही है तो जीव को भिन्न परिस्थितियों में ग्रो करके उसके कोशा का निष्कर्षण करके प्रोटीन्स का पृथक्करण इस तकनीक के द्वारा करके हम पता लगा सकते हैं किन परिस्थितियों में वो प्रोटीन अभिव्यक्त होती है और उसका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको अभी अध्ययन कर सकते हैं। तो किसी भी कोशा अथवा ऊतक के प्रोटीन घटकों के विश्लेषण का अध्ययन इस तकनीक के द्वारा किया जा सकता है। तो जब बड़ी संख्या में आप प्रोटीन्स 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा पृथक करते हैं और प्रत्येक प्रोटीन का पार्शियल सीक्वेंस एनालिसिस करके उसका क्रमण ज्ञात करके और डेटाबेस सर्च करके उस प्रोटीन के बारे में पता चलता है, तो इससे हमारी जो नॉलेज है किसी भी कोशा में निर्मित प्रोटीन की वो बढ़ रही है, उसके बारे में हमें अधिक सूचना प्राप्त हो रही है। तो इस तकनीक के द्वारा हम स्वस्थ ऊतक का जो प्रोटीन संगठन है उसका अध्ययन करके रोगग्रस्त ऊतक में जो प्रोटीन संगठन बन रहा है उससे तुलना कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि रोगग्रस्त अवस्था में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। इसी प्रकार से कोई दवा देने पर प्रोटीन संगठन में क्या परिवर्तन आ रहा है उसका भी अध्ययन कर सकते हैं।
ये भी अध्ययन कर सकते हैं कि कोशा सेल साइकिल के विभिन्न चरणों में कौन सी प्रोटीन किस चरण में निर्मित होती है। इसके अतिरिक्त हार्मोन्स इत्यादि किस प्रकार से कोशा में कार्य करते हैं और किन नई प्रोटीन्स का निर्माण या सक्रियण वगैरह करते हैं, उसका भी हमें इस तकनीक के द्वारा पता चलता है। बैक्टीरिया, कई पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जिनके एंटीजेंस प्रोटीनिक प्रकृति के होते हैं, तो नॉन पैथोजेनिक और पैथोजेनिक बैक्टीरिया का तुलनात्मक अध्ययन भी इस तकनीक के द्वारा किया जा सकता है।